गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रोहित यादव है और आप सभी लोगों का अध्ययनशाला चैनल पर स्वागत है। ये चैनल हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आप तक सबसे बेस्ट कंटेंट पहुंचे, वो भी आसान भाषा में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी में सिविक्स वाला सेक्शन। बिना कुछ देरी किए हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, और वो ये है कि यहाँ पर हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एग्जाम में आने के। तो चलिए बिना कुछ देरी करे हुए हम सीधे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक डेमोक्रेसी में डायनेमिज्म कैसे रिफ्लेक्ट होता है। डायनेमिज्म को हिंदी में कहते हैं हम गतिवाद। तो किसी भी लोकतंत्र में गतिवाद कैसे देखने को मिलता है। अब आपके सामने यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। अब आपको यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों गलत है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें। अब सबसे पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी डेमोक्रेसी में डायनेमिज्म देखना है आपको, तो वहां पर गवर्नमेंट नए लॉज और नई स्कीम्स लॉन्च करती है। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लोग वहां पर सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उनके खिलाफ लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको यह चीज समझ में आएगी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। एक डेमोक्रेसी में डायनेमिज्म तब देखने को मिलता है जब सरकार भी अपनी साइड से कुछ प्रयास करे और जनता भी अपनी साइड से कुछ प्रयास करे। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि हर कोई एक समान हो। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक डेमोक्रेसी में देश का हर इंसान इक्वल हो। अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में हर कोई एक समान होगा। हम में से कई लोग अमीर हैं, हम में से काफी लोग गरीब हैं। और ये इनइक्वालिटी सिर्फ अमीर और गरीब के बीच में नहीं होती है, ये इनइक्वालिटी और भी कई प्रकार की होती है। तो इन इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपनी साइड से प्रयास करती है कि वो तरह तरह के कानून, तरह तरह की योजनाएं बनाए। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि भारत में सरकार कई तरह की ऐसी योजनाएं बनाती है जिसका सीधा सीधा लाभ, बेनिफिट गरीबों को मिलता है। हम सब जानते हैं कि गरीबों को गवर्नमेंट की साइड से कुछ स्पेशल मिलने की जरूरत होती है। तो अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है और उस पैसे को वो गरीबों की योजनाओं में लगा देती है। तो यस, ये बात एकदम सही है कि गवर्नमेंट अगर अपनी कंट्री में नई स्कीम, नई लॉज निकाल रही है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका डायनेमिज्म दिखाने का। लेकिन डायनेमिज्म सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपको भी पता होगा कि कई बार सरकार अच्छी तरह काम नहीं करती है, तो लोग अपना विरोध दिखाने के लिए लोग इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट दिखाने के लिए लोग कई बार सड़कों पर उतरते हैं, मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो अगर किसी भी लोकतंत्र में जनता वहां पर विरोध कर रही है, जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहती है, तो हाँ, ये भी डायनेमिज्म का एक पहलू होगा। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखता हूं तो हाँ, ये वाली स्टेटमेंट भी सही होगी और ये वाली स्टेटमेंट भी सही होगी। आपने अपनी कंट्री में कई बार नोटिस किया होगा, आपको पता है, जैसे जब सरकार फार्म लॉज लेकर आई थी, कृषि कानून, तो कृषि कानून का विरोध काफी लोगों ने किया था। अगर इंडिया डेमोक्रेसी नहीं होती तो इस प्रकार का जो विरोध है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो तानाशाह देश होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं देश, वहां पर लोग विरोध नहीं कर सकते, वहां पर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फार्म लॉज एक अच्छा एग्जाम्पल था जहां पर लोगों ने यह बताया कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम जनता के फेवर में नहीं है और सरकार को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट के पीछे का रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे लेंदी क्वेश्चन बन जाते हैं, और जितने भी मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि यहां पर साल भी लिख देंगे कि कौन से ईयर में ये एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आप इस दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पर बेस्ड है। अब याद रखिए, यहां पर धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म आपसे जनरल सेंस में नहीं पूछा गया। यहां पर उसने साफ साफ कहा है धर्मनिरपेक्षता, वो भी भारत के संदर्भ में पूछा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहां पर क्या सिद्धांत देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब आप अमेरिका जाएंगे तो
तो अमेरिका में भी सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वहां के प्रिंसिपल्स और इंडिया में जो प्रिंसिपल्स होंगे उनमें डिफरेंस हो सकता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम यहां पर धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह देखना है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही बैठती है। आप लोग पहली स्टेटमेंट पढ़ें। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। अब इस चीज को याद रखिए, अगर हम पश्चिम देश में होते, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में होते, तो वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर स्टेट और रिलीजन, सरकार और धर्म के बीच में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, एक अलगाव होता है। लेकिन जब आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया में जरूरी नहीं है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में आपको स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को मिले। तो ये फीचर यूजुअली आपको वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज में, स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो धार्मिक मामले होते हैं वहां पर स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है? एनालाइज करते हैं। अब याद रखना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोगों ने सबरीमाला टेम्पल का केस देखा होगा। सबरीमाला में क्या था? सबरीमाला टेम्पल में 10 से 50 साल की महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता था। अब ये क्या है? एक रिलीजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये एक रिलीजियस मैटर है, एक रिलीजियस अफेयर है। लेकिन ये मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट क्या है? कोर्ट भी तो आपका स्टेट का ही पार्ट है। हम जब बोलते हैं न्यायालय, न्यायालय क्या है? न्यायालय कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है। तो आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था कि महिलाएं एंटर कर सकती हैं 10 से 50 साल की भी मंदिर के अंदर। तो ये एक रिलीजियस अफेयर था और यहां पर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। अब आप सब जानते होंगे कि हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं और इसमें से आपने देखा होगा एक अछूत होते हैं, है ना, जिसे हम अनटचेबल कह लेते हैं, दलित कहते हैं। तो अब ये हिंदुओं में एक प्रथा थी कि दलित अछूत है, इसे आप छू नहीं सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट है, यानी कि अस्पृश्यता पर प्रतिषेध है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि अनटचेबिलिटी एक अपराध है, अस्पृश्यता एक अपराध है, क्राइम है। तो ये एक रिलीजियस मैटर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा कि नहीं, ये एक तरीके की गलत प्रथा है, इस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, प्रोहिबिशन लगाते हैं। इतना ही नहीं है, जब आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान है, वो सभी लोगों के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। अब याद रखना, वैसे ये स्टेट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाह रहा है कि हिंदू का कोई भी मंदिर है वहां पर सबके लिए एंट्री अलाउड है, ये आर्टिकल 25 कहना चाह रहा है। तो अगेन गवर्नमेंट रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर कर रही है। तो इंडिया में स्टेट के पास पावर है कि वो रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर कर सके। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये चीज सही है कि गलत है? देखो, ये चीज काफी हद तक सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि आप एक चीज याद रखना, हमारे देश में धर्म के नाम पर अक्सर ऐसी प्रथाएं होती हैं जिसको भुगतना किसको पड़ता है? महिलाओं को भुगतना पड़ता है। ज्यादातर धर्मों में आप यही चीज नोटिस करेंगे कि किसी भी तरह का प्रतिबंध महिलाओं के ऊपर लगाया जाता है, विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। तो अब हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी क्रांति नहीं आई। पश्चिमी देशों में ऐसी क्रांति आई थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आई, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ जहां पर लोगों ने कहा कि हमें महिलाओं के लिए इक्वल राइट चाहिए या हमारे धर्म के अंदर ऐसी जो प्रथा है उसे खत्म कर देना चाहिए। हाँ, गिने चुने कुछ लोग हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने धर्म के अंदर जो बेकार प्रथाएं हैं उन पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोग थे, इनको भी कई लोगों ने दबाने की कोशिश की। तो भारत में एक तरीके का रिवॉल्यूशन नहीं देखा गया, भारत में क्रांति नहीं देखी गई इन क्रूर प्रथाओं के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जब जनता की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा है धर्म में इन बातों को खत्म करने के लिए, तो फिर सरकार को एंटर करना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं कहता कि छुआछूत एक अपराध है, अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, तो शायद से भारत में अनटचेबिलिटी कभी खत्म नहीं होती, और अगर होती तो काफी समय लग जाता। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिलाएं और पुरुष एक बराबर होते हैं, सरकार भेदभाव नहीं करेगी महिला और पुरुष के बीच में। अगर संविधान में नहीं लिखा होता तो शायद से आज हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं होती जहां पर महिलाओं को दबाया जाता धर्म के नाम पर। तो हमारी कंट्री में
सरकार का धर्म के मामलों में इंटरफेयर करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में किसी प्रकार का कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, और अगर रिवॉल्यूशन हुआ तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने किया, और वो रिवॉल्यूशन नहीं था, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। जैसे आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो प्रथाएं थी उन पर इन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट सही है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि हमारे यहां पर स्टेट के पास पावर है कि वो रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। अब देखते हैं तीसरी, स्टेट पर्सनल लॉज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। देखो याद रखना, अभी रिसेंटली जून या जुलाई के महीने में उत्तराखंड की सरकार ने कानून पास किया है जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड सिविल कोड। ठीक है, अब याद रखिए, उत्तराखंड सिविल कोड का पर्पस ही यही है कि जितने भी पर्सनल लॉ हैं उनको हटाकर एक कॉमन लॉ लेकर आना। अगर आप में से किसी को यह नहीं पता कि पर्सनल लॉ क्या होता है, इसे समझना। अब भारत में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी है कि औरत है, हमें यह भी फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हैं, हमें यह भी नहीं फर्क पड़ता कि आप भारत के कौन से क्षेत्र से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको सेम सजा मिलेगी। तो चाहे आदमी ने किसी का मर्डर किया हो, या किसी औरत ने किसी का मर्डर किया हो, या इस जाति के व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, या उस जाति के व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, या इस रिलीजन के किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, या दूसरे रिलीजन के किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपके धर्म से फर्क नहीं पड़ता, हमें आपकी जाति से फर्क नहीं पड़ता, हमें यह भी फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप आदमी या औरत हैं। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको सजा सेम मिलेगी। तो जो आपराधिक कानून है वहां पर समानता है, वहां पर यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं शादी की, तलाक की, संपत्ति की, तो यहां पर हर धर्म के कुछ पर्सनल लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमों में 3 शादियों का सिस्टम होता है ना। मुस्लिमों में मल्टीपल शादी कर सकते हैं, मुस्लिमों में आपने ट्रिपल तलाक का भी ये ना सुना होगा, आपने मुस्लिमों में निकाह हलाला की प्रैक्टिस भी सुनी होगी। तो जैसे जैसे आप रिलीजन में जाएंगे आपको अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है किसी रिलीजन में मल्टीपल शादियां अलाउड हो सकता है किसी रिलीजन में लिखा हो कि एक आदमी एक से ज्यादा बीवी रख सकता है, तो हो सकता है किसी रिलीजन या समुदाय में यह लिखा हो कि एक पत्नी एक से ज्यादा पति रख सकती है, ऐसा भी संभव है। हो सकता है किसी रिलीजन में लिखा हो कि पिता की संपत्ति केवल बेटे को मिलेगी, या हो सकता है किसी रिलीजन में ये समुदाय में लिखा हो कि पिता की संपत्ति केवल बेटी को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप रिलीजन में जाएंगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि वेरिएशन है। किसी धर्म में तलाक देने का तरीका अलग होगा, किसी धर्म में तलाक देने का तरीका अलग होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पर्सनल लॉ। तो हर रिलीजन के कुछ पर्सनल लॉ होते हैं, इन पर्सनल लॉ के जरिए वो शादी, तलाक, संपत्ति ऐसे मामलों को सुलझाते हैं। अब याद रखना, उत्तराखंड इंडिया का सबसे पहला स्टेट बना है जिसने एक प्रॉपर लॉ पास किया है इन सभी पर्सनल लॉ को हटाने के लिए। तो यस, उत्तराखंड भी अपने आप में एक स्टेट है, और उत्तराखंड ने पर्सनल लॉ पर एक कानून बनाया है। उसने सिंपल कह दिया है कि आप चाहे किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, अगर आपको एक शादी करनी है तो आप एक ही शादी करेंगे। आपको एक और चीज बता दूं, उत्तराखंड से पहले हम गोवा की बात करते। देखो, उत्तराखंड इंडिया का सबसे पहला स्टेट बना है जिसने एक प्रॉपर लॉ पास किया है जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड सिविल कोड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता का पार्ट माना जाता है। अब इससे पहले गोवा के बारे में बताता हूं आपको। एक्चुअल में देखा जाए तो गोवा सबसे पहला स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता चली आ रही है। लेकिन गोवा ने इसके लिए अलग से कोई लॉ पास नहीं किया था। जब गोवा पोर्चुगीज का पार्ट था तब गोवा में चल रहे थे पोर्चुगीज सिविल कोड। तो जब गोवा इंडिया का पार्ट बना तो वही चीज गोवा के साथ आ गई। लेकिन अगर हम बात करें अब इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो उत्तराखंड इंडिया का सबसे पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है। तो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो अभी रिसेंटली हमने क्या नोटिस किया है कि उत्तराखंड इंडिया का सबसे पहला स्टेट बन गया है। तो यानी कि उत्तराखंड ने स्टेट क्या है, उत्तराखंड ने रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर किया है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है। अच्छा, एक और चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी है। जिनको डीपीएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता, डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब याद रखना, डीपीएसपी में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लागू करेगी, कोर्ट उन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। क्योंकि डीपीएसपी चैप्टर के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है। जब कोई चीज नॉन जस्टिसेबल होती है तो उसका मतलब ये होता है कि कोर्ट इसे
लागू नहीं कर सकता, कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो डीपीएसपी के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं वो सरकार के ऊपर है कि सरकार की जब इच्छा होगी, जब सरकार अपने आप को सही स्थिति में पाएगी, तब सरकार इन डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू कर सकती है। मैं आर्टिकल 44 के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे ही हिंदी में कहते हैं समान सिविल संहिता, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का उदाहरण है इस साल जुलाई के महीने में पास हुआ उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम ना बुलाते हैं उत्तराखंड सिविल कोड। तो याद रखिए आर्टिकल 44 में साफ साफ कहा गया है कि सरकार कोशिश करे कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, समान सिविल संहिता लागू हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है क्योंकि इंडिया में स्टेट के पास पावर है कि वो पर्सनल लॉस पर भी कानून बना सकता है, जैसे उत्तराखंड ने बनाया है। अब चौथा, स्टेट कांट प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक सेक्युलर कंट्री में भी एक रिलीजन जो बहुमत में, मेजॉरिटी में, वो शायद से डोमिनेट होने की कोशिश करे। अब इंडिया में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर आप देखिए, हम कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन आप कहीं पर भी चले जाइए आपको कोई ना कोई कहते देखने को मिलेगा कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, भारत एक हिंदू नेशन बन के रहेगा। तो अभी हम अपनी कंट्री में क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हिंदू रिलीजन है वो मेजॉरिटी, मतलब वो मेजॉरिटी में है नो डाउट, लेकिन अब वो डोमिनेट भी करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा कई कंट्रीज में होता है कि अगर कोई एक रिलीजन बहुमत मेजॉरिटी में है तो वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि हम इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब कहने को इंडिया में अलग धर्म के लोग हैं, कई धर्मों के लोग इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, यानी कि दबदबा यहां पर हिंदुओं का होगा। ठीक है, मेन रिलीजन यहां पर हिंदू होगा। तो यस, स्टेट नहीं रोक पाता रिलीजियस डोमिनेशन को। यह बात आप इंडिया में भी देख सकते हैं। इंडिया में एक पर्टिकुलर धर्म दूसरों पर हावी होते जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यही इंडिया के सेक्युलरिज्म के कंटेक्स्ट में एकदम सही स्टेटमेंट है कि स्टेट रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो, पर्पस हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि चार में से कौन सा सही है। अब हर स्टेटमेंट का अपने आप में एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो अगर आप हर लॉजिक को समझेंगे और आपको यह पता पड़ जाए कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकती थी, तो आपको यहां पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के जरिए या किसी भी एक क्वेश्चन के जरिए हम अपना उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सके। एक और चीज याद रखना, धर्मनिरपेक्षता भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। सेक्युलरिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है आपका नेगेटिव सेक्युलरिज्म। अब याद रखिए, नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता सेक्युलरिज्म का एंटी ना। नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी अपने आप में सेक्युलरिज्म ही है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिम देश हैं, वहां पर आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया किसका एग्जाम्पल है? इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। इंडिया में जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल स्टेटस प्राप्त है। स्टेटस ही नहीं, इंडिया में सभी रिलीजन को सरकार से इक्वल सपोर्ट, समान सहयोग प्राप्त होगा। तो जब आपसे कोई पूछता है कि भारत में कौन से प्रकार का धर्मनिरपेक्षता है, तो हम कहेंगे कि इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। और इसका मतलब होता है कि भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी में है कि माइनॉरिटी में है, बहुमत में कि अल्पसंख्यक में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में सभी धर्मों का एक समान दर्जा होता है और सभी धर्मों को सरकार से एक समान सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे वो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था, जिस पर कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। अगर कभी क्वेश्चन आता है प्रियम्बल पर, अगर मैंने कभी आपको क्वेश्चन कराया प्रियम्बल पे सेक्युलर वर्ड को लेकर, तो वहां पर हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अब आप इन सभी स्टेटमेंट को जरा ध्यान से नोटिस करें। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अब देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, अभी हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि स्टेट का एक पार्ट है गवर्नमेंट। ओके, दूसरा, गवर्नमेंट और स्टेट अपने आप में सेम है और इन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। चलिए दिमाग में रखते आ रहे हैं हम स्टेटमेंट को।
तीसरा है स्टेट कैन बी चेंज थ्रू इलेक्शन, हम चुनाव के जरिए राज्य को बदल सकते हैं। और चौथा, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कानूनों को लागू करे। अब मैं आखिरी वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं। किसी भी कंट्री में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उन कानूनों को लागू करना। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ी रॉन्ग स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती लॉस को इन्फोर्स करना। किसी भी कंट्री में, ज्यादातर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो किसी भी लोकतंत्र में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कानून बनाए भी और उन कानून को लागू भी करवाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉस को इन्फोर्स करना। देखो, कानून बनाना आसान होता है लेकिन उस कानून को लागू करवाना ये बहुत टफ काम होता है। इंडिया में कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ही कम कानून लागू हो पाते हैं, और अगर लागू हो भी पाते हैं तो वो ढंग से नहीं लागू हो पाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी है लॉस को इन्फोर्स करना और लॉस को बनाना भी। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकती है, ये गलत है। अब अगला है स्टेट कैन बी चेंज थ्रू इलेक्शंस। अब इस चीज को आप याद रखना, अगर स्टेट शब्द की जगह गवर्नमेंट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। हम चुनाव के जरिए सरकार चेंज कर सकते हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। देखो याद रखिए, जब हम कहते हैं ना स्टेट वर्ड, तो स्टेट का पार्ट माना जाता है सरकार। ठीक है, तो हम कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकते इलेक्शन के जरिए। ठीक है, जैसे इंडिया एक नेशन स्टेट है तो आप इंडिया को चेंज नहीं कर सकते। हरियाणा एक स्टेट है, आप इस स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टेट में जो सरकार है आप उस सरकार को चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया एक नेशन स्टेट है, आप इलेक्शन के जरिए इंडिया चेंज नहीं करते। इंडिया में जो गवर्नमेंट है केंद्र में, आप उसे चेंज करते हैं इलेक्शन के जरिए। तो इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट चेंज होती है, स्टेट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तीसरा, अब गवर्नमेंट और स्टेट दोनों सेम है और दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। फिर से मैंने कहा, स्टेट एक बड़ी चीज है और स्टेट का पार्ट होता है गवर्नमेंट। इंडिया एक स्टेट है और इंडिया में मल्टीपल गवर्नमेंट होती है। इंडिया में सरकार केंद्र में भी है, इंडिया में सरकार राज्य में भी है, और इंडिया में सरकार क्षेत्र यानी कि लोकल लेवल पर भी है। आप पंचायत को देख सकते हैं, नगर निगम को देख सकते हैं। पंचायत नगर निगम भी गवर्नमेंट का एक पार्ट होती है। इन्हें लोकल गवर्नमेंट बुलाते हैं, क्षेत्रीय सरकार बुलाते हैं। तो इंडिया एक स्टेट है और यहां पर आपको गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल देखने को मिलते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपकी लोकल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकार, जिसमें पंचायत और नगर निगम आती है। तो आप स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब देखो, कई जगह लोग कैजुअली बोल देते हैं स्टेट और गवर्नमेंट को, लेकिन हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर आप सिंपल बात कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट स्टेट में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इतना क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको इन छोटी छोटी बारीकियों को दिमाग में रखना पड़ेगा। नॉर्मली मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट स्टेट को इंटरचेंज कर दो, लेकिन जब मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आऊंगा तो मुझे इन बारीकियों को दिमाग में रखना पड़ेगा। यस, हम गवर्नमेंट स्टेट को इंटरचेंज नहीं कर सकते, दोनों सेम नहीं होती। स्टेट एक बड़ी चीज होगी, गवर्नमेंट उसका एक पार्ट होती है। ठीक है, आप इंडिया को एज ए स्टेट मान लें और इसके अंदर बहुत सारी सरकारें होती हैं, आप वो देख सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हुई? पहली स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये गलत है और आपका ये गलत है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने इतने भी सिंपल क्वेश्चन ना रखूं। देखो, कुछ क्वेश्चन तो सिंपल होंगे नो डाउट, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि काफी सारे क्वेश्चन मैं ऐसे रखूं जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़े और एक क्वेश्चन से हमारे काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे PYQ है, बस मैं इनके साल नहीं लिख पाया, लेकिन ये PYQ है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, तो यस, ये उनमें से एक एग्जाम्पल है। आप में से कई बच्चों को ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया का सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? अब देखो, याद रखना, इलेक्शन कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली 1947-48 में नहीं आया होगा। इलेक्शन कमीशन आपका आया ही कब से है? 49-50 से तो आया है आपका। तो इलेक्शन कमीशन जब आया था, ऐसा नहीं है कि भारत आजाद हो गया, संविधान बनकर तैयार हुआ और अब आपके तुरंत इलेक्शन हो गए। नहीं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को आप याद रखिए, जब इंडिया में पहले इलेक्शन कराए जा रहे थे
तो सरकार के सामने काफी सारी समस्या थी। ये हमारी कंट्री के लिए सबसे पहला मौका था जब इतने सारे लोगों के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे पहला केस होगा। इंडिया जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, अनपढ़ लोग, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, यहां पर इतनी बड़ी कंट्री में जो अभी भी आजाद हुई है और जहां पर लोग धर्म के आधार पर बटे हैं, जाति के आधार पर बटे हैं, क्षेत्र रीजन के आधार पर बटे हैं, उस जगह पर आपको एक इलेक्शन कराना है डेमोक्रेसी के अंदर। तो जितने भी बाकी की कंट्रीज थी वो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई है ये 10-15 साल से ज्यादा नहीं चल सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा सपना था कि इंडिया जैसी, मतलब उनके लिए एक सपना है कि इंडिया भी आम चुनाव करा सकता है और इंडिया में भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। उनको लगता था कि डेमोक्रेसी केवल और केवल वेस्टर्न कंट्रीज में आ सकती है, हमारी जैसी कंट्रीज में नहीं आ सकती जहां पर लोग काफी हद तक अनपढ़ हैं और इतने भागों में बटे हुए हैं, चाहे वो रिलीजन हो या कास्ट हो। लेकिन इन सभी चीजों को फेल करते हुए, इन सभी चीजों को रॉन्ग प्रूफ करते हुए हमने पहले इलेक्शन कराए, लेकिन पहले इलेक्शन कराने में हमें टाइम लग गया। पहला इलेक्शन करीबन 68 फेज में हुआ था। अब इतने फेज में इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह पहला मौका था इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके एक चुनाव कराना। अब जब पहली इलेक्शन हुए थे, जब पहले आम चुनाव हुए थे, तो लोकसभा में केवल 489 सीटों पर हुए थे। याद रखिए, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पहली लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, जैसे अभी 2018 अभी जो 2024 में चुनाव हुए हैं वो 543 सीट पर चुनाव हुए हैं, तो इंडिया की जो सबसे पहली लोकसभा थी उसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो आंसर है 489 सीटों पर सबसे पहली लोकसभा में चुनाव हुआ था। और इस इलेक्शन को कराया किसने था? इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के लिए नया मौका था, तो उसे काफी टाइम लग गया। देखो, और ऐसा भी आसान नहीं होता। आपको सबसे पहले सबके वोटर आईडी बनवाने पड़ेंगे, आपको सबको इनरोल कराना पड़ेगा कि कौन कौन 21 साल से उम्र का है, क्योंकि पहले वोटिंग करने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, वो तो बाद में जाकर 1988 में 61वां संशोधन 61st अमेंडमेंट के जरिए वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी। तो पहले वोटिंग की उम्र 21 साल हुआ करती थी। तो इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले तो यह पता लगाना है कि हमारी कंट्री में कौन कौन है जो 21 और 21 साल से ऊपर के हैं। अब इन सारी चीजों को पता लगाने में टाइम लगेगा, फिर इन सबके आपको नाम रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, तब जाकर आप वोटिंग कराओगे। और अब जब इतने सारे लोग घर से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको स्टाफ तैयार करना पड़ेगा। आपको उस सब पेपर पे होते थे वोटिंग, तो आपको अभी तो ईवीएम है, अभी तो मशीन आ गई है, अभी बटन दबाते और है ना वोट डल जाता है, लेकिन उस वक्त पेपर पे होती थी वोटिंग। तो ये सारी चीजें तैयार करने में टाइम लग गया। तो इसलिए याद रखना, पहले इलेक्शन कराने में हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी। कहने को कंट्री आजाद हो गई थी 47 में और संविधान बनकर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जो पहले चुनाव थे वो 1951-52 में कराए गए। और एग्जैक्टली कब थे? अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में 68 फेज में ये चुनाव कराया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्शन कराना हमारे लिए बहुत ही टफ काम था, इसलिए हमें थोड़ा सा देर हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मान के चलो चालू हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कराने में तब भी आपको कितना लग गया? आपने पहला इलेक्शन अक्टूबर 1951 से कराया, यहां से स्टार्ट हुआ इलेक्शन, और संविधान कब से लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 से, यानी कि करीबन 2 साल होने वाले थे इलेक्शन कराने में। तो अगेन टास्क बहुत बड़ा था, इसलिए आपको इतना टाइम लग गया इलेक्शन कराने में। और हाँ, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में होता है? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के 15वें भाग में आता है। ठीक है, पहली लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 489। और अभी जो रिसेंट लोकसभा है उसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को इंडिया में किस नाम से बुलाया जाता है? देखो, अब ऐसे समझिए, हम सब जानते हैं कि भारत में संसद है, और आप में से जिनको ये नहीं पता कि संसद का काम क्या होता है, संसद का काम होता है कानून बनाना। देखिए, पार्लियामेंट केवल केंद्र में होती है, पार्लियामेंट राज्यों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, किसी भी लोकतंत्र में आप जाइए, वहां पर आपको सरकार के 3 अंग देखने को मिलते हैं, एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं। एक ऑर्गन का काम होता है कानून बनाना, दूसरे ऑर्गन का काम होता है कानून लागू करना, और तीसरे ऑर्गन का काम होता है विवादों को सुलझाना। गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो कानून लागू करता है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गन जिसका काम था कानून बनाना, इसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका।
और तीसरा जिसका काम है विवाद सुलझाना, संविधान की रक्षा करना, उसे हम कहते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। तो याद रखिए, केंद्र सरकार का जो कानून बनाने वाला अंग है, लॉ मेकिंग ऑर्गन है, उसे कहते हैं हम पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। तो हम इसलिए पार्लियामेंट को किस नाम से बुला सकते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर। इसे हिंदी में कहते हैं संघीय विधानमंडल। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। अब याद रखना, अगर केंद्र में सरकार के 3 ऑर्गन, 3 अंग हैं, तो राज्यों में भी आप जाइए, राज्यों में भी लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक सरकार में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। तो आप केंद्र में भी जो देखेंगे, केंद्र में भी सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, स्टेट में भी सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। अब स्टेट में जो कानून बनाने वाला ऑर्गन होगा उसे हम बुलाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से, राज्य विधानमंडल। इसका अलग से कोई नाम नहीं है। यूनियन लेजिस्लेचर का नाम है पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका कोई अलग से नाम नहीं है, तो उसे हम सिंपल बुलाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारे पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और पार्लियामेंट कानून बनाता है इन 3 चीजों की मदद से मिलकर। अब कौन कौन सी? सबसे पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका भारत का राष्ट्रपति। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं, तो भारत का पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिया का पार्लियामेंट इन 3 पार्ट में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और इंडिया का प्रेसिडेंट। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी में लिखा गया था। हिंदी में तो संविधान बहुत बाद में लिखा गया था, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था। अब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है तो ये हिंदी नाम आपने कभी नहीं लिखा होगा। लोकसभा एक हिंदी नाम है, राज्यसभा एक हिंदी नाम है, तो ये हिंदी नाम नहीं लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, और वो वहां पर लोकसभा की जगह क्या यूज कर रहा होगा? लोकसभा की जगह यूज कर रहा है हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा की जगह उसने यूज किया होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में राज्यसभा वर्ड यूज नहीं हुआ। इंग्लिश में राज्यसभा का अंग्रेजी नाम है, और अंग्रेजी नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को इंडिया में किस नाम से बुलाते हैं? राज्यसभा। अब याद रखिए, आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी नाम कब अपनाए गए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंग्लिश नाम लिखे हुए हैं, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन ये जो हिंदी नाम है, हिंदी नाम कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि हिंदी नाम कब अपनाए गए थे, तो वो साल है 1952। 1952 में हाउस ऑफ द पीपल ने अपना नाम क्या चुना था? लोकसभा। अडॉप्ट किया था, संविधान में चेंज नहीं किया गया। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आज भी हाउस ऑफ द पीपल लिखा होगा, ठीक है। लेकिन हाउस ऑफ द पीपल ने 1952 में और काउंसिल ऑफ स्टेट ने भी उसी साल अपना नाम लोकसभा और राज्यसभा अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ ये नाम रखने के लिए, ये नाम अडॉप्टेड नाम से। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन से ईयर में हिंदी नाम अपनाए गए थे लोकसभा राज्यसभा, तो आंसर होगा 1952 में नाम अपनाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड शुरुआत में प्रीएम्बल में लिखा गया था? देखो जब प्रीएम्बल, देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब प्रीएम्बल लिखा गया था तो उस वक्त हमारी प्रीएम्बल में हमारी कंट्री को किस नाम से एक्सप्रेस किया गया था। आपको ये बताना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल जो थी उसमें इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया था। तो अब देखो, अगर आप प्रीएम्बल को ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल में 5 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और आप में से किसी को ये नहीं पता कि प्रीएम्बल क्या है। आप जब कभी भी एनसीईआरटी की कोई किताब उठाते हैं तो लगभग सभी एनसीईआरटीज में या मेजॉरिटी एनसीईआरटी में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो पहला पन्ना है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। अब किसी को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या था प्रीएम्बल, आपने एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बनाएंगे। तो ये जो 5 शब्द मैंने आपके सामने कहे,
ये इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये जो अभी मैंने 5 शब्द आपसे कहे, ये आज के टाइम की बात है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उस वक्त हमारे प्रीएम्बल में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया था इन 3 नाम से, और वो था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, और तीसरा है आपका रिपब्लिक। हिंदी में इसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न, या इसे आप संप्रभु भी कह सकते हैं। सॉवरेन को आप हिंदी में संप्रभु बोल सकते हो, या प्रीएम्बल को अगर पढ़ोगे तो प्रीएम्बल में लिखा होगा प्रभुत्व संपन्न। डेमोक्रेटिक को आप लोकतांत्रिक कहते हो और रिपब्लिक को आप गणतंत्र कहते हो। तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में संशोधन से पहले इंडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया गया था। तो इसका मतलब कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे। एट प्रेजेंट टोटल 5 शब्द होते हैं, ओरिजिनली केवल 3 शब्द थे। तो वो जो 2 एक्स्ट्रा शब्द थे ना, वो है सोशलिस्ट समाजवादी, और दूसरा है आपका सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो अब आप जरा ध्यान से नोटिस करें, ये 2 वर्ड बाद में जोड़े गए थे। अब कैसे जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी के टाइम पर संविधान का 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यही केवल एकमात्र एग्जाम्पल है जब प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। 1976 में 42 अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटे संविधान के नाम से भी याद रखते हैं, 42 अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया था, संशोधन किया था। और इसके जरिए प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से 2 शब्द ये हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो 42 अमेंडमेंट के बाद हमारी कंट्री को डिस्क्राइब किया जाता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वही 5 वर्ड। और हाँ, वो जो तीसरा वर्ड था, वो तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी, अखंडता। खैर वो बात की बात है, अगर कभी प्रीएम्बल मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको वहां पर इंटीग्रिटी के बताऊंगा कि इंटीग्रिटी वर्ड कहां से आता है, मतलब कहां पर मिलता है आपको इंटीग्रिटी। लेकिन अभी हमारा खैर वो पार्ट नहीं है। तो अब आप देखिए, अब हमें यह पता लगाना है कि ओरिजिनली हमारी कंट्री को कैसे डिस्क्राइब किया गया था प्रीएम्बल में। तो क्या डेमोक्रेटिक वर्ड था ओरिजिनली? यस, ओरिजिनली आपको डेमोक्रेटिक वर्ड देखने को मिलता है। क्या सोशलिस्ट वर्ड देखने को मिलता है? नहीं, ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। क्या रिपब्लिक वर्ड ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या सॉवरेन, संप्रभु है? बिल्कुल है। तो अब ये बताओ, आपको पता लगाना है कैसे डिस्क्राइब किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। अब ए, सी, डी कहां है? हाँ ये रहा। नहीं, एक मिनट, सॉरी, हिंदी वाले ऑप्शन में ये दिक्कत क्या हो गई, यहां पर सी लिखा होना चाहिए था। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहां पर गलती से, सॉरी, यहां पर गलती से वो प्रिंट हो गया। यस, बी होना, बी की जगह सी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए, सी और डी सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप में से किसी ने भी प्रीएम्बल को पढ़ा होगा, और आप सभी लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं, 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अगर आपने प्रीएम्बल को भी ध्यान से देख लिया हो, वो पहले पन्ने पर लिखा हुआ, तो ये आप समझ जाएंगे कि आंसर वही, ये क्वेश्चन वहीं से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस वाला है ना। अब आपको यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको आंसर कर पाएंगे। अभी इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन आए वो आप सिंपल देखकर बता सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा एनालाइज करो चीजों को, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ ग्रुप ऑफ, यहां पर ऑफ होना चाहिए था, इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रिवेंट लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम वर्किंग इन देयर स्टेट, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द वर्कर्स इज वायलेटेड। देखो, ऐसा कई बार देखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिहार से मजदूर महाराष्ट्र चले गए काम करने के लिए, या उत्तर प्रदेश से मजदूर किसी और स्टेट में चले गए काम करने के लिए। तो अब क्या होता है ना, आज के टाइम पर वैसे भी नौकरियां बहुत कम है, तो लोगों को लगता है कि दूसरे स्टेट के लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या लगता है कि यूपी और बिहार के लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं। तो वहां पर धीरे धीरे लोगों को ऐसा फील होने लगा है कि हमारे स्टेट में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं वो हमारी नौकरियां खा रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि दूसरे स्टेट से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनको उनकी एक नेगेटिव इमेज होती है कि इनके कारण हम लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। जबकि फैक्ट ये है, कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि सरकार की तरफ से ज्यादा नौकरियां नहीं निकल पा रही है। लेकिन अब सरकार ज्यादा नौकरी निकालने के बजाय अक्सर क्या होता है, यह बताया जाता है आपको कि दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं वो आपकी नौकरियां छीन रहे हैं।
और सरकार यूजुअली से नहीं कहती, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को पावर में लाने के लिए अक्सर ये बातें कह देती हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम दूसरे स्टेट के लोगों को यहां पर काम करने नहीं देंगे। तो मेन इंटेंशन क्या है, वो पार्टी सत्ता में आना चाहती है। तो अक्सर ये सोसाइटी में या अक्सर ये स्टेट में ये फील कराया जाता है कि आपके स्टेट में बेरोजगारी का कारण दूसरे स्टेट के आए हुए लोग हैं। तो अक्सर इंडिया में देखा जाएगा कि दूसरे स्टेट से आए हुए वर्कर्स को एक पर्टिकुलर स्टेट में मतलब इनका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो जब कभी भी आप किसी दूसरे स्टेट में जाएं और आपके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो या आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो, आपको वहां पर काम ना करने दिया जाए, तो आपके कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में केवल दो ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 आपका कहता है किसी इंसान से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो तो यहां पर आने नहीं वाला है। आर्टिकल 24 बाल मजदूरी से रिलेटेड है, तो बाल मजदूरी का यहां पर कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। तो राइट टू इक्वलिटी में 4-5 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। अब ये सभी आर्टिकल डिटेल हो जाएगा आपको समझाना, लेकिन आपको बता दूं इन पांचों आर्टिकल में इक्वलिटी की बात की गई है। आप यहां पर इसे जोड़ नहीं सकते कि सर दूसरे स्टेट में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है यानी कि ये समानता का विरोध है, ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, मतलब समानता का है, नहीं, इसे आप समानता से ना जोड़ें। यहां पर इक्वलिटी की बात नहीं आ रही है। एक्चुअल में राइट टू लाइफ, अगेन राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में ये एस्पेक्ट कवर नहीं होता, ये एस्पेक्ट कवर होता है सी में, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21 और 21A। 21 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन होता है ना। अब याद रखना राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 आपको 6 फ्रीडम देता है। ओरिजिनली आपको आर्टिकल 19 7 फ्रीडम देता था, लेकिन इसमें से एक फ्रीडम 44th अमेंडमेंट एक्ट 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब कह रहे हैं हम कभी बाद में पढ़ेंगे कि वो कौन सा था, वो अगेन संपत्ति को लेकर था, प्रॉपर्टी को लेकर था, जिसे हटाया गया था। अब तो आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास एक फ्रीडम है। देखो आर्टिकल 19 एट प्रेजेंट आपको कितने फ्रीडम देता है, 6 फ्रीडम देता है। 6 में से एक फ्रीडम है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जा सकते हैं और आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं। तो जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर आपको काम करने नहीं दिया जाता, तो ये आपके फ्रीडम का वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फ्रीडम देता है कि मैं किसी भी स्टेट में जा सकता हूं और कोई भी प्रोफेशन अपना सकता हूं। तो जब आप मुझे काम करने से रोकते हैं तो मेरे कौन से फ्रीडम का वायलेशन होगा, मेरे आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा। तो इसलिए हम इसे आर्टिकल 19 से जोड़कर देख रहे हैं, ना कि इक्वालिटी से जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो कि सर ये तो मुझे लग रहा है कि इक्वालिटी वाला केस है, यहां पर इक्वालिटी नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को और थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे तो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 19 आपको राइट देता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। ये सीधे सीधे उसका वायलेशन हनन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, देखो यहां पर क्या है, यहां पर उसने कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने आपके सामने एक सिचुएशन रख दी है। अब इस सिचुएशन को पढ़कर वो आपसे कह रहा है अब बताओ कि कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, कई बच्चे इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अगर किसी ने फंडामेंटल राइट सारे पढ़ रखे हो तो उसे शायद से कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दलित बेसिकली आपके अनटचेबल होते हैं, अछूत होते हैं, है ना। तो दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, इन्हें इग्नोर कर दीजिए आप। तो याद रखना, एक सिंपल फैक्चुअल सा पॉइंट है, दलित वर्ड का मतलब होता है टूटा हुआ। संस्कृत में दलित को ब्रोकन कहते हैं, टूटा हुआ कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल फैक्चुअल चीज है जो आपको याद रखनी थी, दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। ठीक है, अब क्या है ना, जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था ने, कास्ट सिस्टम ने दलितों पर या इन लोगों पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, इतने ज्यादा जुल्म किए कि ये टूट गए। ठीक है, तभी इनको रिजर्वेशन देना पड़ा आगे बढ़ाने के लिए और समाज में बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो आपने इतने ज्यादा इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि अंदर से बाहर से पूरी तरह टूट चुके थे। इसलिए आप इन्हें इक्वल नहीं रख सकते, आपको इन्हें कुछ स्पेशल देना पड़ेगा ताकि ये दूसरों के बराबर आ सके। ठीक है, तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन।
ओके, अब अगेन देखिए, यहां पर आपके सामने केस है और इस केस को पढ़कर आपको बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। एक 12 साल का बच्चा ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इस केस में उस बच्चे के कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अब आपने अगर इससे पहले से पहला वाला क्वेश्चन देखा होगा तो तब मैंने जरा आर्टिकल 24 का जिक्र किया था, जहां पर मैंने कहा था वो बाल मजदूरी से रिलेटेड है। अब याद रखना, वहीं से आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। राइट टू इक्वलिटी के अंदर 5 आर्टिकल है, वो कोई है नहीं। हिंट आपको इससे एक दो क्वेश्चन पहले मिल गई थी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब याद रखिए, आर्टिकल 23 में तो ये लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान से हम मुफ्त में काम नहीं करा सकते, किसी भी इंसान से हम जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक है। आर्टिकल 23 इससे रिलेटेड होता है। आर्टिकल 24 साफ साफ क्या कहता है, बाल मजदूरी के बारे में कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में जब संविधान ओरिजिनली लिखा गया था तो ओरिजिनल संविधान में यह लिखा हुआ था आर्टिकल 24 में कि 14 साल का बच्चा, या सॉरी 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जो हानिकारक हो, हजार्डस हो। यानी कि वो किसी फैक्ट्री, माइन, खदान में काम नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी अच्छी जगह काम कर सकता है। अच्छी जगह का मतलब होता है, हो सकता है 14 साल से छोटे उम्र का बच्चा आपके घर पे नौकर के रूप में काम कर ले, किसी होटल ढाबे पे काम कर ले नौकर की तरह। अब ये तो खतरनाक नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस वक्त आर्टिकल 24 में यह लिखा गया था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जो जोखिम भरी हो, जो हजार्डस हो। लेकिन 2016 में एक संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ, और 2016 में जो कानून आया था उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं करेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो टोटल बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 14 साल से उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं कर सकता, 14 साल से कम उम्र का। और 14 से 18 साल की उम्र का बच्चा सिर्फ उन्हीं जगह काम कर सकता है जो हजार्डस, यानी कि जोखिम भरी ना हो। यानी कि 14 से 18 साल का बच्चा ऐसी जगह काम कर सकता है, किसी घर में नौकर के रूप में काम करना, किसी की दुकान पे नौकर के रूप में काम करना, या ऐसी जगह जो हजार्डस, जोखिम भरी ना हो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं करेगा। और फैक्ट्री तो वैसे भी जोखिम भरी है, तो चाहे वो 2016 का कानून हो या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, दोनों में ही 14 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता किसी भी जोखिम भरी जगह में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये आर्टिकल 24 से रिलेटेड है ना। अच्छा, अब जरा आप यहां देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन जो ऑप्शन है ऑप्शन सिंपल नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो ऑप्शन है वो थोड़े टफ है। अब अगर आप इन ऑप्शन को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही बच्चे होंगे जो एक नजर में बता दे कि क्या सही आंसर होगा। आप में से कई बच्चों को टाइम लग जाएगा ये बताने में कि इसका सही आंसर क्या होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। अब देखो, आप सभी जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है, उसमें से एक शेड्यूल है 7वां शेड्यूल, यानी कि 7th अनुसूची है ना। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट होती है, संघ की सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची है ना। अब आप में से किसी को भी ये नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है, वो एक बार जल्दी समझ ले। भारत के अंदर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। अब केंद्र सरकार के पास भी कानून बनाने की शक्ति है और राज्य सरकार के पास भी कानून बनाने की शक्ति है। तो कल के दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि केंद्र भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। तो दोनों सरकारों के बीच में लड़ाई हो सकती है कानून को लेकर कि कौन किस पर कानून बनाए। तो ऐसा विवाद ना हो दोनों सरकारों के बीच में, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में आपको दी गई है। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर वो चीजें जिस पर कानून केवल केंद्र बनाएगा, यहां पर कानून राज्य नहीं बना सकता। स्टेट लिस्ट में वो चीजें हैं जिन पर सामान्य तौर पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र नहीं बना सकती। मैंने क्यों कहा सामान्य तौर पर कानून नहीं बना सकती? देखो, संभव है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के क्षेत्र में आकर कानून बना सके, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा कभी कभार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लग गई है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गई है, या भारत में राष्ट्रपति शासन लग गया है, और भी रीजन होंगे, अब उतना डीप में जा नहीं रहा हूं, लेकिन एक बेसिक सा एग्जाम्पल बताया। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्य सूची में जो
विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उन पर कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। लेकिन अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका जिक्र आर्टिकल 352 में होता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र सरकार के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर भी कानून बना सके। सिमिलरली अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, याद रखना, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कभी भी भारत में नहीं लग सकता। प्रेसिडेंट रूल कभी भी स्टेट में, सॉरी, प्रेसिडेंट रूल कभी कंट्री में नहीं लगता, प्रेसिडेंट रूल हमेशा स्टेट में लगता है। ठीक है, तो अगर इंडिया के किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो उस केस में उस स्टेट के लिए, सब स्टेट के लिए नहीं, जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, केवल उस स्टेट के लिए कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, यानी कि केंद्र के पास आ जाती है। तो जब कभी भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो उस केस में केंद्र सरकार उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है। तो यस, ये पॉसिबल है कि स्टेट लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मैंने सिर्फ आपको दो उदाहरण दिए, एक प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन का, एक नेशनल इमरजेंसी का। और भी एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 249, लेकिन उतना भी हम डीप में जान नहीं रहे। कभी मुझे मौका मिला किसी और क्वेश्चन के जरिए, तब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आर्टिकल 249 क्या है, या जब दो या दो से ज्यादा स्टेट कोई संकल्प, रिजोल्यूशन पास करते हैं, या किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना हो, तो भी सेंटर स्टेट के क्षेत्र में आकर कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो है जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर बनाए गए कानून में विवाद हो जाए, मान के चलो कॉन्करेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया और दोनों के कानून में विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा, केंद्र का कानून प्रभावशाली होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है। तो मुझे इतना तो मालूम पड़ चुका है कि कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट पर आमतौर पर केवल राज्य कानून बनाएंगे, लेकिन कुछ असामान्य परिस्थितियों में, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब सेंटर को भी पावर मिल जाएगी स्टेट लिस्ट पे आकर कानून बनाने की, और यूनियन लिस्ट पे कानून केवल सेंटर बनाएगा। यहां पर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जब स्टेट को पावर मिल जाएगी यहां पर आकर कानून बनाने की, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को एनालाइज करिए। सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेट पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं, शक्तियों को बांटने के लिए ही आपने लिस्ट बनाई है। अगर आपको सारी शक्तियां केंद्र को देनी थी तो आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। ये लिस्ट बनाई क्यों है? ताकि केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई ना हो कानून को लेकर, राज्य सरकार अपने खुद के विषयों पर कानून बना सके, इसके लिए आपने लिस्ट तैयार की है। तो सारी पावर अगर आपको केंद्र के हाथ में देनी होती तो आप कभी लिस्ट बनाते ही नहीं, आप कभी लिस्ट रखते ही नहीं। लेकिन आपने लिस्ट क्यों बनाई? ताकि सारी पावर बांट दी जाए केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलती होगी। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पर्पस ही नहीं है। अब गिव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू द स्टेट्स, हो सकता है ये आपको स्टेटमेंट सुनने में सही लग रही हो, है ना। तीसरा, इंश्योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट भी सही लग रही हो, ये स्टेटमेंट भी सही लग रही हो, है ना। अभी इन दो स्टेटमेंट पर रुक जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कोई लॉजिक नहीं बैठता फोर्थ वाले ऑप्शन का। हमने अभी जो भी चीज पढ़ा वो पावर को लेकर था कि कौन किस पर कानून बनाएगा, कौन दोनों पर कानून बना सकता है। तो ये चीज सेंस नहीं बनाती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, इन दो ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों चीजों का सेंस नहीं बनता। अब प्रॉब्लम आएगी इन दो ऑप्शन को लेकर कि इनमें से ज्यादा सही कौन सा है। याद रखना, ज्यादा सही यही है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की जिम्मेदारी होती है कानून बनाने की, केंद्र भी और राज्य भी। केंद्र कानून बनाता है, राज्य उसको लागू करता है। याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में यूजुअली यही होगा। अगर सेंटर ने लॉ बना भी दिया है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको एग्जीक्यूट करने की पावर वो किसके अंदर होती है? यूजुअली स्टेट के अंदर होती है। तो दोनों की साझेदारी है, दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है दूसरे के मुकाबले। हो सकता है आप में से कई बच्चे ये चाहते हो, नहीं, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। सेंटर ने अगर कॉन्करेंट लिस्ट संवर्ती सूची में कानून बनाया भी है तो उसे लागू करने की पावर स्टेट की होती है। तो अगेन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इस कानून को लेकर। तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आपको पता लगाना है, अच्छा यहां पर आपके सामने क्या है ना, ये पता लगाना है कि किस केस में क्रिमिनल लॉ फाइल होना चाहिए, किस केस में आपराधिक कानून लागू होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं होगा अटेम्प्ट करना, इसलिए आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आपको बस ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में एक आपराधिक कानून लग सकता है।
आइए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक कपल म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि वो तलाक चाहते हैं, पति पत्नी चाहते हैं कि तलाक के लिए। तो अगर तलाक हो रहा है तो क्या यहां पर आपराधिक कानून लग सकता है? क्या पति पत्नी पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है? आप सब जानते हैं डाइवोर्स के केस में ऐसा कोई आपराधिक नहीं होता। यूजली आपराधिक कब बनेगा, जब पत्नी कह दे कि मुझ पर दहेज के लिए इन्होंने हम मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मुझे डाउरी के लिए हरेस किया इन्होंने, या ये कह दे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है इसलिए मुझे डाउरी चाहिए, सॉरी इसलिए मुझे ना डाइवोर्स चाहिए। उस केस में क्रिमिनल केस लगता है ना, तब क्रिमिनल एंगल आता। दहेज का केस हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस है ना, घरेलू उत्पीड़न का केस हो गया, इस केस में क्रिमिनल लॉ लगता। लेकिन यहां पर सिंपल म्यूचुअल डाइवोर्स की बात हो रही है, दोनों सहमत है कि हमें तलाक चाहिए, तो इस केस में क्रिमिनल केस नहीं लग सकता। ये सिविल मैटर है, याद रखना। जो सिविल मैटर्स होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, उनमें यूजली शादी, तलाक, संपत्ति, इन सब के मामले आते हैं। तो यहां पर डाइवोर्स हो रहा है वो दोनों की सहमति से हो रहा है, ना कि इस कारण से कि किसी के साथ कोई मतलब बदतमीजी कुछ ऐसा ना, उस केस में क्रिमिनल लगा सकते थे, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा, अ सिस्टर आस्क फॉर अ शेयर इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। तो देखो, माँ बाप की जो संपत्ति होती है उस पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का अधिकार होता है ना। अब जब कभी भी प्रॉपर्टी का कोई केस हो तो अगेन प्रॉपर्टी का केस क्रिमिनल केस नहीं माना जाता। अगेन ये किस कैटेगरी में फॉल होता है, ये भी सिविल कैटेगरी में फॉल होगा। मैंने आपसे कहा था ना, शादी, तलाक, संपत्ति, ये सारे मामले सिविल मैटर्स होते हैं। तो अगेन ये एक प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी में शेयर मांग रही है बेटी, तो अगेन ये क्रिमिनल नहीं माना सकता। प्रॉपर्टी वाले मुद्दे आपके इसी में सुलझाते हैं, सिविल वाले में। अब फगुन एक लड़की है जो अपने पुश्तैनी खानदान में, मतलब उसके भाई ने उसका पुश्तैनी खानदान उसकी बिना सहमति से बेच दिया, तो अगेन ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर है, एंसेस्ट्रल हाउस प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर है। तो चाहे वो तलाक हो या संपत्ति हो, ये सारे मामले सिविल मैटर्स होते हैं। यहां पर यूजली जेल नहीं होती है, यहां पर भुगतान होता है, कंपनसेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई ने उसकी बिना सहमति से घर बेच दिया है तो कोर्ट कह सकता है कि भाई जो आपको पैसा मिला है आप अपनी बहन के साथ बांट दीजिए उसे, या कोर्ट ऑर्डर दे देगा पेरेंट्स को कि भाई आपको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा अपनी बेटी को, या कुछ पार्ट आपको अपनी बेटी को देना पड़ेगा। तो यहां पर यूजली जेल नहीं होती है। लेकिन अब आप चौथी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। एक लड़की को लड़कों का कुछ समूह लगातार हरास कर रहा है, ठीक है ना, बस स्टॉप पर। अब आप देख सकते हैं ये हरेसमेंट का केस है। यहां पर ये नहीं कह सकते कि यहां पर भुगतान हो जाएगा कि भाई कुछ लड़के लड़कियों को तंग कर रहे थे, है ना, एक लड़की को कुछ लड़के तंग कर रहे हैं, तो अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि चलो कंपनसेशन देते हैं, लड़कों से बोलते हैं कि चलो कुछ पैसे दे दो लड़की शांत होगी। नहीं, ये सिविल मैटर नहीं है जहां पर भुगतान किया जा सके, कंपनसेट किया सके। ये क्रिमिनल मैटर है और यहां पर कार्रवाई होगी इन लड़कों के खिलाफ। तो ये क्रिमिनल केस है, हरासमेंट का केस है। यहां पर आप कोई कंपनसेशन नहीं करवा सकते हैं, आप लड़कों से ये नहीं बोल सकते कंपनसेट कर दो, ये मैटर ही नहीं है कंपनसेशन भुगतान का, ठीक है। तो इस केस में क्रिमिनल केस है। और ये आप भी समझ सकते थे कि आप जब कभी भी, जैसे मान के चलिए आपको किसी ने कोई तंग कर रहा है ना, तो आप क्या जाओगे, आप पुलिस के पास जाओगे, एफआईआर फाइल हो सकती है इस केस में। तो ये क्रिमिनल केस का एग्जांपल हो गया। ये यूजुअली नहीं होते, ये सिविल कैटेगरी में फॉलो होते हैं। सिविल कैटेगरी में शादी, तलाक, संपत्ति, इन सब के मामले सुलझाए जाते हैं। ये आपका हो गया क्रिमिनल केस का हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को लेकर है, लेकिन यहां पर क्या है ना, आपके सामने क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ऑप्शन बहुत सिंपल से हैं। तो क्या है ना, पहले तो पूरा आप आर्टिकल पढ़ें, मतलब पहले तो आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ें और आपको पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो जरा आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने किसी ने भी मतलब फंडामेंटल राइट को बारीकी से, मतलब बारीकी से छोड़ो, अगर आप में से किसी ने भी फंडामेंटल राइट को सिंपल वे में भी पढ़ा होगा ना, वो सीधे सीधे बता देगा कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी नागरिक के ऊपर आप किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक कुआं है ना, और मैं कुएं से पानी लेने गया हूं और वो कुआं पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट का हूं इसलिए मैं इस कुएं से पानी नहीं ले सकता, या ये सड़क है। अब आप भी जानते हैं, आपने कई बार लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि सड़क तेरे बाप की नहीं है। क्यों? क्योंकि सड़क एक सरकारी संपत्ति होती है, सड़क पर सबका हक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस पर्टिकुलर जाति के हैं, आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, इसलिए आप इस सड़क पर नहीं चल सकते। अब ये जो होती है ना पब्लिक प्लेसेस होती हैं, इन पब्लिक प्लेसेस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते या आप किसी पर शर्त नहीं लगा सकते। तो आपसे यह पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लग सकती पब्लिक प्लेसेस को लेकर।
होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शॉप हो गई, आप पर कोई शर्त नहीं लगा सकता कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आएंगे, इस पर्टिकुलर धर्म के लोग नहीं आएंगे, या सिर्फ इसी जाति के लोग दुकान से सामान लेंगे, इसी जाति के लोग होटल में आएंगे, दूसरे धर्म या जाति के लोग नहीं आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि किसी भी नागरिक पर ये शर्त नहीं लग सकती है? तो अगर आप ध्यान से देखें, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15, यस, ये इनफैक्ट आर्टिकल 15 का है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अब याद रखिए, आर्टिकल 15 के अंदर टोटल 5 ग्राउंड होते हैं, याद रखना, ये कोई रैंडम नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से उठाकर लिख दिया धर्म जाति, ना। आर्टिकल 15 के अंदर केवल और केवल 5 ग्राउंड होते हैं, 5 आधार होते हैं जिस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सिर्फ ये 5 ही ग्राउंड होते हैं, इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में टोटल 5 ग्राउंड दिए होते हैं, इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, याद रखना। अब ये बहुत डीप हो जाएगा। आर्टिकल 15 के अंदर टोटल 6 क्लॉज हैं, क्लॉज को हिंदी में खंड कहते हैं ना। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 15 का क्लॉज 2, 15 का क्लॉज 3, 15 का क्लॉज 4, ऐसे करते करते 15 का क्लॉज 6 आ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 से ली गई है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 देखो, आर्टिकल 15 के अंदर 6 पार्ट है, तो जो दूसरा वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं 15 क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक के साथ आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते किसी पब्लिक प्लेस पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 15 को लेकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं है कि आप इसे देखकर आंसर बता दें। यहां पर एक एग्जांपल है टीचर के केस का, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें। मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, मतलब मैं कुछ सेकंड बाद कराऊंगा। एक बार आप जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद सोचने की कोशिश करिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, अब देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक टीचर डिस्कस करना चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को इक्वालिटी मिलती है। तो अगर किसी टीचर को अपने क्लासरूम में एक एग्जाम्पल देना है कि भारत के संविधान में सबके लिए इक्वालिटी है, तो वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल चूज करेगी आपको समझाने के लिए? आप भी कल के दिन टीचर बनेंगे, तो आपको भी बच्चों को कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा कि भारत के संविधान में समानता कैसे देखने को मिलती है। तो आप क्या एग्जाम्पल लोगे बच्चों को समझाने के लिए? तो आइए हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या होगा? क्या टीचर ये एग्जाम्पल दे सकती है? पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट देयर वोट इन एन असेंबली इलेक्शन। तो अब इस चीज को आप याद रखना। देखो, चलो पहले एक काम करते हैं, चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल बनाएंगे ना। तो पहला क्या है? विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सबके सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। क्या ये इक्वालिटी का एग्जाम्पल हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार? फर्स्ट। दूसरा, एक स्टेडियम है जहां पर सबकी सब लोग हमारी क्रिकेट टीम के लिए मतलब चीयर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। चौथा, मूवी टिकट के लिए लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। अब एज अ टीचर आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपको समझाने के लिए कि संविधान में इक्वालिटी हर इंसान को कैसे मिलती है। अब याद रखना, मूवी का टिकट खरीदना ये कोई इक्वालिटी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मूवी का टिकट खरीदें, और जरूरी नहीं जिसके पास पैसा वो मूवी का टिकट ही खरीदे। कई लोग आजकल घर पे बैठ के मूवी देख लेते हैं, कई लोगों का मूवी देखने का मन भी नहीं करता है। तो मूवी का टिकट खरीदना ये बहुत ही ऑप्शनल चीज है। जिसके पास पैसा है जरूरी नहीं वो भी टिकट खरीदे मूवी का। तो मूवी के लिए टिकट खरीदना, लाइन में खड़ा होना, ये कोई नहीं है। जिनके पास यूजुअली पैसा होगा वही उस लाइन में खड़े होंगे, बाकी और नहीं खड़ा होगा। तो यहां पर तो इक्वालिटी नहीं आती है, जो पैसे वाला है वही केवल खड़ा होता है लाइन में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं, एक पहली चीज, अगर कोई अमीर है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। अक्सर सरकारी अस्पताल में सबसे पहले गरीब भागता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मुफ्त का इलाज होता है। तो सरकारी अस्पताल में अगर जो लाइन भी होगी ना, वो उस लाइन में ज्यादातर आपको कमजोर वर्ग के लोग दिखेंगे जो यूजुअली गरीब होते हैं, है ना। तो अमीर व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा नहीं होगा, सरकारी हॉस्पिटल लाइन में। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा अपने बच्चे को लेकर या खुद को, और वहां पर इलाज कराएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइन लगती है ना पेशेंट्स की, वो यूजुअली गरीबों की लगती है ज्यादातर। तो यहां पर तो इक्वालिटी है ही नहीं, तो यहां पर तो पैसे वाले खड़े होंगे केवल। अगेन यहां पर ज्यादातर गरीबी लोग खड़े होते हैं। फिर तीसरा,
स्टेडियम में मैच देखने गए, पहली बात स्टेडियम का टिकट बहुत महंगा होता है, तो हर कोई तो स्टेडियम में जाना अफोर्ड करेगा नहीं। तो स्टेडियम में खचाखच क्राउड भरा है और टीम को मतलब टीम को चेयर कर रहा है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन अगर आपके पास पैसा है तो ही जाओगे मैच देखने, नहीं तो नहीं जाओगे, घर पे देख लोगे। अब ये देखना ध्यान से, जरा फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी जाति है, मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म के हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन एक पोलिंग बूथ होगा, वहां पर सब लोग जाएंगे वोट डालने के लिए। अगर भीड़ है तो सब लोग लाइन में लगेंगे, और याद रखना जब वोटिंग के टाइम पर जो लाइन लगती है तो ये नहीं होता कि अमीरों के लिए ये लाइन होगी, गरीबों की ये लाइन होगी। हॉस्पिटल के टाइम पर नो डाउट अगर आपके पास पैसा है तो आपको लाइन में भी लगना है, या तो डॉक्टर को घर पे बुला लो या तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले आओ। गरीब हॉस्पिटल में लाइन में लगेगा, सरकारी अस्पताल में। मूवी का टिकट अमीर खरीदते हैं, क्रिकेट के स्टेडियम में भी यूजली अमीर जाएंगे जिनके पास पैसा होगा, हर कोई नहीं आता। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो जो वोट डालने की लाइन लगती है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता आप अमीर है कि गरीब है, अमीर और गरीब दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि अमीरों की अलग लाइन गरीबों की अलग लाइन। तो वोटिंग जब हम वोट करते हैं ना, तो वोट करने वाला दौर ऐसा दौर होता है जब हमें महसूस होता है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी है। तो अगर आपको वाकई में कभी देखना है ना कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी है कि नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप इलेक्शन के टाइम पर देखिए। इलेक्शन के टाइम पर हम सब इक्वल हो जाते हैं। कैसे? चाहे मैं अमीर हूं या कोई गरीब हो, या मैं गरीब हूं और कोई अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वोट की भी एक ही वैल्यू है, गरीब की वोट की भी एक ही वैल्यू है। तो चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या कोई गरीब हो, वोट की वैल्यू केवल एक ही होती है। तो आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, अमीर हो या गरीब हो या महिला हो पुरुष हो, आप सबकी वोट की वैल्यू एक ही होती है। तो वोटिंग के टाइम पर हम सब इक्वल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वोटिंग के टाइम पर। तो अगर किसी टीचर को एग्जाम्पल देना है इक्वालिटी का, तो वो ये एग्जाम्पल दे सकता है कि वोटिंग के टाइम पर आप सब इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आप सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसे हम कहते हैं वन मैन वन वोट और वन वैल्यू। यानी कि हर इंसान को भारत में केवल एक ही वोट दिया है और हर वोट की केवल एक ही वैल्यू है। तो अमीर के वोट की भी सेम वैल्यू होती है, गरीब के वोट की भी सेम वैल्यू होती है। तो आप सब लोग इक्वल होते हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो इलेक्शन के लिए जो लाइन लगेगी उस सब में आप लोग बराबर से होंगे। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं एनालिसिस वाले। यहां पर आपको बस एक एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, अब देखिए बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम ये सेशन यहीं पर रोक देते हैं। देखिए मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो कंटेंट आपको डिलीवर किया है उस कंटेंट में दम है, या पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। वैसे मैंने आपको सारी रेलेवेंट चीजें ही पढ़ाई हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस क्लास को पढ़कर कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या है ना, हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, और जब कमेंट में यूजली जब बच्चा कहता है, देखो अगर कमेंट में आप नेगेटिव भी लिखोगे तो उसे इंप्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब बच्चे कमेंट करते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है। हम कोई पैसे नहीं मांगते, सिंपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आया, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें वीडियो नहीं पसंद आया, लेकिन आप एटलीस्ट एक प्रयास करें अपनी साइड से। ये हमारी साइड से एक प्रयास था आपको कंटेंट पहुंचाना, वो भी बेहतर कंटेंट, डीप का कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सुपरफिशियल ऊपर ही ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, नहीं। जो भी क्लास हमारे चैनल पर होगी उसमें प्योर मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ये क्लासेस यूजली रेगुलर रहेंगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसमें पीवाई के क्वेश्चन ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने साल जो भी आए हुए क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगता है अपनी साइड से चांसेस है, वो हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं, बाद में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।